क्रांति क्या है? प्याऊ है जिसे पैसे वाला खोल देता है और हम उसका खैराती पानी पीते हैं। बड़ा नेता जब पार्टी वालों को सावधान करता है, खबरदार तुम्हें खरीदने की कोशिश हो रही है, तो वह पार्टी वालों को आदमी नहीं बैंगन लौकी समझता है, और बैंगन लौकी को ये नहीं मालूम कि वे बिकने वाले हैं। गांधी जयंती पे जितना झूठ बोला जाता है उतना कुल मिलाकर साल भर में नहीं बोला जाता, और दिन झूठ बोलने में थोड़ा खटका लगता है। 2 अक्टूबर को बेखटके झूठ बोला जाता है। बड़े बड़े लोग रेडियो पर बोलते हैं, भाषण देते हैं, शिक्षा से चरित्र का निर्माण होता है। सुनकर सोचता हूं कि इस शिक्षा ने बोलने वाले को चरित्रहीन क्यों बना दिया। 10 लोगों को दाना बांटा जाता है, हजारों गरीबों को लूटने के लिए धुनी रमाए साधु नदी किनारे नहाती स्त्रियों को देखता है। धुनी रमाए हुए महात्मा डाकुओं को पुलिस हलचल की जानकारी देते हैं। बम्बोले की नाद के साथ अग्नि तपते साधु धुनी में चोरी का सोना गलाते हैं। बड़े बड़े काम होते हैं संन्यास में। YouTube सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ कोई भी काम पंडित से बिना पूछे नहीं होता। देश की कुंडली को पंडित जी को दिखलाया गया। उन्होंने हमसे बोला, जजमान खिचड़ी की कुंडली देश की कुंडली से हूबहू मिलती है। ज्योतिष के हिसाब से खिचड़ी को ही देश का राष्ट्रीय व्यंजन होना चाहिए। यह प्रस्ताव आपसी सहमति से तय होते ही लोकसभा में पारित होने के लिए भेजा गया। संसद होती है विरोध और हंगामा करने के लिए। अगर ऐसा ना हो तो संसद की गरिमा भंग होने का डर रहता है। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आज आ रही हैं स्नेहलता पाठक जी। हमारे चारों ओर विसंगतियां, विकृतियां, विरोधाभास और विद्रूपताएं व्याप्त है। उन्हें रेखांकित कर उजागर किया जाता है और मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जाता है। यह कार्य व्यंग बखूबी से करता है। डॉक्टर स्नेहलता पाठक की विगत 40 वर्षों से आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर कहानियां, व्यंग, नाटक और वार्ताओं का सतत प्रसारण होता रहा है। आपके व्यंग विगत 40 वर्षों से क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आप विगत 20 वर्षों से व्यंजना साहित्यिक संस्था का संचालन कर रही हैं। आपको विषय विशेषज्ञ के रूप में अनेक विश्वविद्यालयों में आमंत्रित किया गया है। आपने अनेक छात्रों को पीएचडी की उपाधि हेतु शोध निर्देशन किया है। आपके साहित्य पर 2 पीएचडी संपन्न हुई है। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात की जाए तो आपको आधुनिक हिंदी काव्य का उद्भव एवं विकास कृति प्रकाशित हुई है। आपने व्यंग शिल्पी लतीफ गोगी कृति का संपादन किया है। आपकी प्रकाशित व्यंग कृतियों की बात की जाए तो आपकी प्रकाशित व्यंग कृतियां हैं द्रौपदी का सफरनामा, प्रजातंत्र के घाट पर, बाकी सब ठीक है, बेला फूले आधी रात, लोनम शरणम गच्छामि, व्यंग्यकार का वसीयतनामा, सच बोले कौवा काटे, एक दीवार 100 अफसाने। आपके पुरस्कार और सम्मानों की बात की जाए तो आपको छत्तीसगढ़ की प्रथम हिंदी गद्य व्यंग्य लेखिका सम्मान, लक्ष्मी नारायण दुबे सम्मान, क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले सम्मान, सन्नारी सम्मान, मुकीब रासिब सम्मान, छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्यिक योगदान सम्मान, विदूषक सम्मान, अस्मिता सम्मान, गंगदेव सम्मान, चाणक्य सम्मान, शिक्षाविद सम्मान, समाज गौरव सम्मान, समाज सेवा सम्मान इत्यादि है। सतरंगी रे टीम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं आज के व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। मैं स्नेहलता पाठक आपके समक्ष आज मैं एक व्यंग्य रचना सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है देश की एकता और खिचड़ी। यह बात सर्वविदित है कि हमारा देश भोजन प्रिय देश है, अर्थात खाते पीते लोगों का देश। एक बात है, हम जब भी खाते हैं आपसी समझौते के साथ ही खाते हैं। जैसे कि खिचड़ी। खिचड़ी है भी समझौतावादी व्यंजन। खिचड़ी जब भी पकती है 4 के साथ ही पकती है। खिचड़ी कभी अकेली नहीं पकती।
यही सोचकर देश का राष्ट्रीय व्यंजन घोषित करने के लिए पूरे देश में अनेक व्यंजनों के नाम आमंत्रित किए गए। सबसे ज़्यादा लायक खिचड़ी को ही मिली। अतः सरकार ने खिचड़ी को देश का राष्ट्रीय व्यंजन घोषित करने पर विचार विमर्श किया। यह सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी काम पंडित से बिना पूछे नहीं होता। पंडित जी को देश की कुंडली दिखाई गई। वे बोले, जजमान, खिचड़ी की कुंडली देश की कुंडली से हूबहू मिलती है। अतः ज्योतिष के हिसाब से खिचड़ी को ही देश का राष्ट्रीय व्यंजन होना चाहिए। यह प्रस्ताव आपसी सहमति से तय होते ही लोकसभा में पारित होने के लिए भेजा गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही राष्ट्रीय व्यंजन के रूप में खिचड़ी को प्रस्तावित किया गया। संसद होती है विरोध और हंगामा करने के लिए। अगर ऐसा न हो तो संसद की गरिमा भंग होने का डर होता है। सो खिचड़ी का प्रस्ताव आते ही कुछ सांसद विरोध पर उतर आए। बोले, अगर राष्ट्रीय व्यंजन घोषित करना ही है तो ठोस और मसालेदार होना चाहिए। खिचड़ी जैसा हल्का और गरीब नहीं, इससे देश की छवि धूमिल हो सकती है। अतः हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। इतना सुनते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे का विरोध जताने के लिए टेबल, कुर्सी, जूते, चप्पल, फाइल, जिसको जो मिला एक दूसरे पर उछालने लगे। पूरा संसद सामान सहित एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गया। दाहिने तरफ का सामान बाएं तरफ और बाएं तरफ का सामान दाहिने तरफ चला गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी संसद ही खिचड़ी पकाने का हंडा बन गई है, जिसमें सभी सांसद अपने अपने प्रांत की खिचड़ी पकाने का दावा करने लगे। किसी ने अपने प्रांत की मीठी खिचड़ी का प्रस्ताव रखा तो किसी ने तीखी वाली खिचड़ी का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार तमाम आपत्तियों अनापत्तियों के बाद बड़ी उदारता से आम खिचड़ी को देश का राष्ट्रीय व्यंजन मान लिया गया। वैसे भी हमारा देश उदारता के मामले में खिचड़ी जैसा ही है। अक्सर हम देखते हैं कि आपसी झगड़े में जब कोई देश दूसरे देश के नागरिकों को घुसपैठिया मानकर बाहर निकालता है तो सबसे पहले हम अपना दरवाजा खोल देते हैं। भले ही अपनों के लिए जगह न हो मगर दूसरों को घुसाएंगे जरूर। यही हाल खिचड़ी का है। चाहे जो मिला दो, कभी इनकार नहीं करती। देश में भी यही हाल है, ठीक खिचड़ी की तरह। चाहे जहाँ थूक दो, चाहे जहाँ कचरा डाल दो, चाहे जहाँ दीवार खड़ी कर दो, चाहे जिस पे जूता उछाल दो, चाहे जिससे दुर्व्यवहार कर लो, कोई मनाही नहीं। देश को अपना है, खिचड़ी की तरह। यही सब सोचकर आम खिचड़ी को देश का राष्ट्रीय व्यंजन घोषित कर। हमारी सरकार की सोच बड़ी ऊंची है। उसका मानना है कि 4 दिन की जिंदगी में क्या जनता का और क्या देश का, जो भी है सब अपना ही है। आखिर घी कहाँ गया खिचड़ी में। कभी कभी हमारे देश के नेता विचारों की इतनी गहराई में पहुंच जाते हैं कि उनके आगे कबीर का गहरा दर्शन भी पीछे रह जाता है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही खिचड़ी के भी 2 रूप होते हैं। जब वो सीधी और निष्कपट आंच पर पकती है तो एकता कहलाती है, और जब अपने अपने चूल्हे पर पकती है तो साजिश बन जाती है। हमारी सरकार को साजिश कतई पसंद नहीं है, इसलिए खिचड़ी पकाने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित हो गया। वह जैसे भी पकाए उसकी मर्जी। हमारी सरकार खिचड़ी पकाने में बहुत चतुर है। वह जब भी पकाती है रात में ही पकाती है। पकने के बाद सुबह सुबह अखबार में छापकर जनता को परोस देती है। ये बात अलग है कि सरकार की पकी खिचड़ी किसी के वारे न्यारे कर देती है तो किसी के सपने चकनाचूर कर देती है। फिर भी आपसी असहमति उसे कतई पसंद नहीं है। अगर असहमत हैं तो आप देश को ही मान लीजिए। कहने को तो खिचड़ी मात्र खिचड़ी होती है, तमाम व्यंजनों में पिछड़ी भी, मगर जब गरीबों के चूल्हे पर खटबजाती है तो मालपुआ जैसी महंगी मिठाई बन जाती है। भूखे पेट का निवाला बन जाती है, गाढ़े दिनों का सहारा बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि खिचड़ी गरीबों की रसोई पर बड़ा पर्दा होती है। इस पर की गई राजनीति देश को नंगा कर देती है। अतः हम उसे देश की एकता, अखंडता, आपसी मेल मिलाप का प्रतीक बनाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आखिर वह दिन आ ही गया जब
देश में खिचड़ी डे मनाया। हनुमान चालीसा के पाठ की तरह पूरा देश खिचड़ी महोत्सव में जुट गया। गरीबों के नाम पर हजारों किलो खिचड़ी पकी जरूर, मगर कितने भूखों और जरूरतमंदों को मिली, यह बात रात के अंधकार में ही विलीन होकर रही। लेकिन यह खबर पक्की है कि उस रात भी लाखों गरीब भूखे पेट सोने पर मजबूर हुए होंगे, क्योंकि घी कहाँ गया, खिचड़ी। मनुष्य और खिचड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। समय बदलता है तो दिशाएं बदलती हैं, दिशाएं बदलती हैं तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो क्रांति आती है, क्रांति आती है तो बदलाव आता है। अतः आश्चर्य नहीं कि खिचड़ी की कतार में सबसे पीछे खड़ा आम आदमी यदि उल्टी दिशा में पलट जाए तो सबसे आगे भी हो सकता है। यही सौभाग्य खिचड़ी को मिला है। किसी ने सच ही कहा है कि भले ही राजनीति के रंग में रची खिचड़ी झोपड़ियों का रास्ता भूल जाए, मगर आज भी खिचड़ी हिंदुस्तान की आत्मा में बसती है। आत्मा जब जागृत होती है तब खिचड़ी पीछे नहीं रहती। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सुना डॉक्टर स्नेहलता पाठक को उनके व्यंग देश की एकता और खिचड़ी। ये व्यंग आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पे आइए और हमें कमेंट अवश्य करिए। अगर आप भी व्यंगकार हैं तो अपना व्यंग वीडियो बनाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए। हम उसे अवश्य अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं परवेश जैन व्यंग अड्डा कार्यक्रम में फिर मुलाकात करूंगा किसी नए व्यंगकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।